नेक्स्ट चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चैप्टर नंबर 34 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस बुक में से अगर इस टॉपिक को करेंगे तो ये टफ है। जेविट एंड सर्वे की बुक में उसने हायर लेवल का लिखा हुआ है। हम लोग जो है वो थोड़ा सा सेकेंड ईयर की बुक है उसको देखने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं और ये होती क्या हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं जिस तरह से के नाम से ही वाज़ेह है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स इसमें दो फील्ड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फील्ड्स। फर्ज करें कि हमारे पास इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जो है ना वो ट्रेवल करती है। वेलोसिटी मैंने वेव आगे बढ़ने की डायरेक्शन के लिए जो है ना ये चीज रिप्रेजेंट की है। इलेक्ट्रिक और ये जो वेव्स होती हैं इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं, इनकी वैल्यू कम या ज्यादा हो रही होती है। ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट कर रखा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, कम या ज्यादा वैल्यू हो रही है। और याद रखिए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रखा है। और वेव इंडिविजुअल जो है ना वो मजमूई तौर पे वेव जो है कलेक्टिवली वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। और लाइट वेव्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनमें भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं। इस तरह से मोबाइल फोन के जो सिग्नल्स हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। टेलीविजन के सिग्नल, सैटेलाइट टीवी, ये जो डिश एंटीना एटसेट्रा होता है, सारे ये सिग्नल्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होता है जिनसे एक वेव जो है ना वो बनती है। थोड़ा सा इसको मजीद डीपली एनालाइज करें तो हमने ये देखा था कि एक जो इलेक्ट्रिक, ये मैं ना 1 मिनट चुप करवा के आऊंगी चिड़िया को। हमने ये कहा था कि अगर स्पेस में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यहाँ पे लिखता हूँ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। और एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो इस तरह से एक सेल्फ प्रोपेलिंग सिस्टम जो है ना वो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। स्पेस के किसी रीजन में अगर ये जो एंटीना होता है जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है, वहां पे क्या हो रहा होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। एक बात ये हो गई। फिर जो मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग पैदा हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये वाली चीज ना स्पेस में स्प्रेड आउट होती चली जाती है। ये फर्ज कर लें कि ये एंटीना की वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से ये इंटरचेंज होते होते एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई, जो कि स्पेस में लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर ट्रेवल कर सकती है। जहाँ पे एंटीना लगा होता है ना ये रेडियो या टेलीविजन का, तो उससे कई किलोमीटर बल्कि कई 100 किलोमीटर दूर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं। ये जो रेडियो स्टेशन पहले बने हुए थे, रेडियो पाकिस्तान एक्सेट्रा, तो वो तो हर सिटी के अंदर रेडियो स्टेशन नहीं होता था। इस्लामाबाद में या लाहौर में कोई उनका ब्रॉडकास्टिंग सेंटर था, जिससे कराची एक्सेट्रा बाकी मुल्क में जो बाकी कंट्री के हिस्से हैं वहाँ पे ट्रांसमिट की जाती थी वेव्स। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो प्रोड्यूस होती हैं और इसी फॉर्म में ही ट्रेवल भी करती हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं। लाइट जो है रोशनी, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ही एक टाइप है, जो कि सूरज से जमीन तक ट्रेवल करती आ रही है। और देख लें कि सूरज और जमीन के दरमियान में कितना ज्यादा जो है ना वो डिस्टेंस है, फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रेवल जो है ना वो करते हुए पहुंच जाती हैं। डेफिनेशन पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपने यही बताना है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रखा हो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीज पैदा हो रही है, फिर उसके चेंज होने से पहले वाली चीज पैदा हो रही है। ये स्पेस में ना एक कह लें कि स्प्रेड आउट होती चली जाती है वेव्स, इसी जो है ना वो फॉर्म में। It is a very important class of electromagnetic waves which requires no medium for transmission and which rapidly propagates through the vacuum. हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में या 10th क्लास में ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स पढ़ी थी, सॉरी वेव्स की टाइप्स पढ़ी थी। वेव्स की वहां पे आपको दो टाइप्स बताई गई थी, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में से भी गुजर जाती है। मीडियम हो तो भी ठीक है, मीडियम ना हो तो भी ये वेव्स जो है ना वो गुजर जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर मीडियम ना हो तो वैक्यूम में इनकी स्पीड ज्यादा होती है, बट जब मीडियम रास्ते में आ जाता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रोशनी मीडियम में से गुजरती है तो उसकी स्पीड जो है ना वो कुछ स्लो हो जाती है। In 1864, scientist Maxwell formulated a set of four equations. अभी हम लोग इस equations जो है ना इनको देखेंगे, known as Maxwell's equation, which explain the various electromagnetic phenomena. According to these equation, ये a changing magnetic field मैंने बोला था, लेकिन इसमें magnetic flux लिखा हुआ है। A changing magnetic flux creates an electric field and a changing electric flux creates a magnetic field. तो ये दोनों एक फील्ड के चेंज होने से दूसरा फील्ड, दूसरे फील्ड के चेंज होने से पहले वाला फील्ड, तो ये इसी तरह से एक चेंज होते रहते हैं, और पूरे के पूरे रीजन में एक मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो जनरेट हो जाती है। यही कहानी इसमें भी लिखी गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में हो, ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो वेव जो है फिर वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होती है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, वेव आगे की डायरेक्शन में जो है ना वो ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि ये वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए किसी प्रॉपर मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में से भी ट्रेवल कर लेती हैं, गुजर जाती हैं। फिर वेव इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तो पता चल गया ना कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की फॉर्म में वेव बनी हुई होती है। वेव इक्वेशन, वैसे हम लोगों ने वेव इक्वेशन पढ़ी थी किसी भी आम वेव के लिए, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसको बोलते हैं वेव इक्वेशन।
v जो है ये वेव की स्पीड है, f वेव की फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेव की वेवलेंथ है। ये चीजें ना पहले आप लोग जानते हो इनकी डेफिनेशंस। ये आम वेव के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, रोशनी की स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बस v की जगह पे c लिख दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी c इज इक्वल टू f लैम्डा। और c की वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तकरीबन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो ट्रेवल करती हैं। यही रीजन है कि जो कम्युनिकेशन है हमारी मोबाइल फोन से जब बात कर रहे होते हैं, तो डाटा सिग्नल वगैरह जो होते हैं, जो भी हमारी आवाज के सिग्नल है या जो भी मोबाइल कन्वर्जन कर रखा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो है ना वो कन्वर्ट होते हैं और ट्रांसमिट होते हैं दो मोबाइल फोन्स के दरमियान में या मोबाइल फोन की जो साइट्स लगी हुई हैं उनके दरमियान। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है। इसीलिए जो है वो जैसे जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं तो अगला बंदा जो है, चाहे वो किसी दूसरी सिटी में क्यों ना हो, तो फिर वो हमारी बात जो है ना उसको उसी वक्त सुन रखा होता है। और आप लोगों ने कभी गौर भी किया होगा, माइंड में ये वाली चीज आ जाती है कि जब हम लोग किसी दूसरे कंट्री में, जो कंट्री हमारे जो है ना वो कंट्री से ज्यादा दूर हो, वहां पे बात करते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, तो फिर आवाज में ना डिले आ जाता है थोड़ा सा। अगर तो हम लोग अपने कंट्री में ही डिफरेंट सिटीज में बात करें तो फिर डिले इतना ज्यादा नहीं होता, जैसे जैसे हम बात करते चले जाते हैं ना तो हमारी बात अगले तक पहुंचती चली जाती है। बट जब डिस्टेंस ज्यादा हो ना, जिसके दरमियान बात कर रहे होते हैं, कंट्रीज जिस तरह से कि एक कंट्री से दूसरे दूर के कंट्री में करें, तो फिर डिले आ जाता है। हम बोलते हैं तो हमारे बोलने के कुछ देर के बाद जो है वो सिग्नल आगे ट्रांसमिट होता है, उन तक पहुंचती है आवाज। और फिर जब वो बोलते हैं तो फिर हमें जो है ना वो उनकी आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर के बाद डिले जो है ना, मैं बात कर रहा हूँ। पहले ये डिले ज्यादा होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ साथ जो है ना अब इस डिले को कम से कम किया जो है ना वो जा रखा है, ताकि स्पीड जो है ना, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो कम्युनिकेशन की दुनिया में स्पीड ही होता है ना, जितनी तेजी के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे जो है पहुंचे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट किस तरह से करना है, ट्रांसमिट किस तरह से करना है, और रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तीन चीजें जब कम्युनिकेशन की जाती है तो पहले वेव्स को जनरेट करते हैं, फिर वेव्स को डिस्टेंस के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं, जिस जगह पे इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है उस तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट किया जाता है। फिर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर्ड जगह पे पहुंच जाती है तो उसको फिर रिसीव किया जाता है, रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वाली चीज जो है ना वो हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पैदा करना, प्रोड्यूस करना बहुत इजी सी चीज है। जब भी चार्ज एक्सेलरेट करता है तो चार्ज के एक्सेलरेट करने से मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं। प्रोडक्शन जो है, ये ट्रांसमिशन की बात यहीं पे होगी ना कि एक फील्ड के चेंज होने से दूसरा फील्ड प्रोड्यूस होता है। एंड एक्सेलरेटिंग चार्जेस एंड उठा देते हैं, एक्सेलरेटिंग चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो चार्ज के एक्सेलरेट करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये देखें बच्चा जो है ना, एक उसने रॉड पकड़ा हुआ है शायद शीशे का, तो उसको वो स्पेस में ना मूव कर रहा है, वेव कर रहा है। किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को सिंपली वेव करने से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। हमने ये कहा था कि जब एक प्लास्टिक के कंघे को थोड़ी देर के लिए बालू में रगड़ते हैं तो उस पे भी चार्ज आ जाता है। तो अगर प्लास्टिक का कंघा थोड़ी देर बालू में रगड़ने के बाद उसको भी स्पेस में वेव करें तो उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
पैदा हो जाती हैं। यही लिखा हुआ है, वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग थ्रू ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। दोनों फील्ड के चेंज होने की बात करनी है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट गिव राइज टू ए Coulomb's field which does not radiate in space because no charge change of flux takes place in this type of field। ये मैं रीडिंग कर रहा हूँ सेकेंड ईयर की फिजिक्स की बुक से। अगर तो चार्ज रेस्ट पे हो तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो पैदा नहीं होती, और अगर एक चार्ज एक ही स्पीड से मूव करे तो भी वेव जो है वो पैदा नहीं होगी। देखिए, जब भी चार्ज जो है उसको इस तरह से मूव करवाएं कि उसकी स्पीड जो है वो कम या ज्यादा हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती है। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा नहीं होगी। चार्ज यूनिफॉर्म मतलब एक ही स्पीड से मूव करेगा तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। जब चार्ज एक्सेलरेट करता है मतलब चार्ज की मैग्नी जो है ना वो वेलोसिटी कम या ज्यादा होती है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। एक बात होगी। अब रेडियो स्टेशन पे ये एक ट्रांसमिटिंग एंटीना आपको नजर आ रहा है, ये ड्राइविंग सर्किट है। ट्रांसमिटिंग एंटीना में ना चार्ज एक्सेलरेट करता है, मतलब एंटीना क्या होता है, वायर का एक पीस होता है, इस तरह से वायर का एक टुकड़ा सा ही होता है ना। तो उस वायर के टुकड़े में कभी ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है, नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज। अगले ही लम्हे ऊपर नेगेटिव चार्ज चला जाता है, नीचे पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से जो चार्जेस जो है ना वो कह लेंगे ऑसिलेट कर रहा है, एक्सेलरेट या ऑसिलेट। कभी एक लम्हे ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, अगले ही लम्हे ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। तो जब चार्ज तेजी के साथ इस तरह से एंटीना की वायर में चेंज होता है ना तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करना किस तरह से किया जाता है, चार्जेस को एक्सेलरेट करना है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो गई, अब इनको ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिट ये खुद ब खुद ही होती चली जाती है। जब एंटीना में चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, ऑसिलेट मतलब कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव इस फॉर्म में होगा ना, तो इससे एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, और फिर उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से ये स्पेस में प्रोपोगेट जो है ना वो चीज करती चली जाती है, फैलती चली जाती है इस फॉर्म में। ये बहुत ज्यादा जो है ना वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर ये ट्रैवल जो है वो कर सकती है, वेव ट्रैवल भी होगी। फिर जब वेव को जो है ना वो कह लें कि रिसीव करना होता है, ये रिसीविंग एंटीना है। जब वेव जाके एंटीना के साथ टकराती है, थोड़ा सा ओल्ड एजेस में चले जाए ना तो टेलीविजन के जो एंटीनास वगैरह होते थे ना वो छत के ऊपर हम लोग अवेजा करते थे, जो है रखते थे, उनको लगाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा वेव्स जो है ना वो रिसीव करें। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाके एंटीना के साथ टकराती हैं तो एंटीना के अंदर ना एक हल्का सा अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, और फिर वो करंट जो है वो जो भी जिस चीज का भी एंटीना हो, रेडियो का या टीवी का या मोबाइल फोन का, वो हल्का सा करंट जो है वो इन चीजों के इनसाइड में सर्किट को पहुंचता है, और सर्किट फिर उसको एम्पलीफाई करके सिग्नल जो है ना उसको रीजनरेट कर लेता है। ये थी तीन चीजें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग प्रोड्यूस जो है ना वो किस तरह से करते हैं। मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन आपने पढ़ा ही होगा कंप्यूटर की दुनिया में। मॉड्यूलेशन जो है इसमें जो हमारे मोबाइल फोन के अंदर या कंप्यूटर में जो डाटा होता है ना वो डिजिटल फॉर्म में होता है, ये डिवाइसेस डिजिटल हैं। अब डिजिटल डाटा जो है ना इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर ट्रैवल नहीं करवा सकते, ट्रैवल करवाना ना मुश्किल होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स इंटरनेट तो अभी कुछ अर्सा ही हुआ है ना आए हैं, उससे पहले तो ऑप्टिकल फाइबर्स नहीं थे। तो वो टेलीफोन की लाइंस के ऊपर या वैसे स्पेस में जो है ना वेव्स के जरिए डाटा को ट्रांसफर जो है वो करवाया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पे। मैं ये बात कर रखा हूँ कि जो डिजिटल फॉर्म में डाटा होता है ना, जो स्टोर डाटा मोबाइल फोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, उसको हम लोग वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करवा सकते। जो वेव्स होती है ना वो एनालॉग वेव्स होती हैं, और डिजिटल डाटा को उस तरीके में हम लोग ट्रेवल नहीं करवा सकते एक जगह से दूसरी जगह पे। डाटा को ट्रेवल करवाने के लिए
जरूरी है कि पहले डाटा को हम लोग जो है वो एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर उस डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर। तो ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इसी से ही रिलेटेड है। मॉड्यूलेशन जो है ना ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें स्टोर्ड डाटा को हम लोग एक ऐसी एनालॉग वेव में कन्वर्ट करते हैं जिसको जो वेव जो है ना वो लाइन में ट्रेवल कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे, और उसके साथ फिर डाटा जो है ना वो भी ट्रांसमिट हो जाता है। दो कंप्यूटर के दरम्यान में डाटा हमने ट्रांसफर करना है, दो कंप्यूटर जो है ना अगर तो जो है ना वो कह लें कि एक ही रूम में पड़े हुए हैं तो फिर डिजिटली डाटा जो है वो भी ट्रांसफर जो है ना वो मुमकिन है। लेकिन अगर कंप्यूटर्स जो हैं वो डिफरेंट सिटीज में पड़े हुए हैं, उनके दरम्यान में डिस्टेंस ज्यादा है, तो फिर डाटा को डिजिटली ट्रांसफर जो है ना वो नहीं किया जाता, बल्कि डाटा जो है उसको पहले एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एक ऐसी फॉर्म में जो कि ट्रांसमिशन लाइन में जो है ना वो ट्रेवल कर सके। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे मॉड्यूलेशन। फिर डाटा जो है जब वो दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा तो कंप्यूटर उस डाटा को तो नहीं पहचान सकता ना। कंप्यूटर डाटा को डिजिटल फॉर्म में पहचान सकता है, लेकिन लाइन में डाटा जो है ट्रेवल करवाने के लिए पहले उसको हमने कन्वर्ट किया एनालॉग फॉर्म में, उस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन बोला। जब एनालॉग डाटा दूसरे एंड पे पहुंच गया दूसरे कंप्यूटर के पास, तो फिर अब वो कंप्यूटर जो है उसके लिए तो ये चीज मीनिंगलेस है। दोबारा से ये जो एनालॉग सिग्नल है इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अगेन एक सर्किट लगा होता है, सर्किट ये काम करता है ना, डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल। तो जब डाटा को दोबारा एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। इस फॉर्म में डाटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे चला जाता है। मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन के अंदर जो डाटा स्टोर है वो डिजिटल फॉर्म में है। फिर मोबाइल फोन के अंदर ही एक मॉडर्न सा लगा हुआ है जो डिजिटल डाटा से एनालॉग डाटा बना रखा है। वो एनालॉग डाटा वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता हुआ एक मोबाइल डिवाइस से दूसरी मोबाइल डिवाइस में पहुंचेगा। फिर दूसरे मोबाइल डिवाइस के अंदर भी एक मॉडेम या एक सर्किट लगा हुआ है जो एनालॉग डाटा को दोबारा से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और हमारा मोबाइल फोन जो है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको वो समझ सकेगा और फिर उसको प्रोसेस जो है ना वो कर सकता है। स्पीच एंड म्यूजिक एटसेट्रा और ट्रांसमिटेड, ये टेलीविजन और रेडियो के लिए बात की गई है। स्पीच एंड म्यूजिक एटसेट्रा आर ट्रांसमिटेड hundred of kilometers away by a radio transmitter. The scene in front of a television camera is also sent many kilometers away to viewers. In all these uses, the carrier of the program is a high frequency radio wave. The information, that is light, sound, or other data, is impressed on radio wave and is carried along with it to the destination. जो डाटा हमने ट्रांसमिट करना होता है ना, चाहे वो साउंड का डाटा हो, चाहे वो लाइट का डाटा जो है ना वो पिक्चर के लिए उसने यूज किया हुआ है, पहले उसको हम लोग एक वेव में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो वेव जो डाटा की जो वेव होती है ना उसको हमने मिलाना होता है सिग्नल की वेव के साथ। जब डाटा वेव सिग्नल की वेव के साथ मिल जाती है तो फिर वो वेव जो है वो ट्रेवल करती हुई एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ जो है ना वो पहुंच जाती है। बुक्स आपके साथ शेयर कर दी गई हैं, पहले मैंने की हुई हैं। आपके पास वैसे भी बुक जो होगी जो सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था, तो चाहो तो आप लोग खुद से इसको जो है ना वो रीड आउट कर सकते हो, ये जो रीडिंग चीज है। अभी हम लोग वेव्स को ना मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं, मैथ इनका जो है ना वो करते हैं, और वेव्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैक्सवेल्स की इक्वेशंस है। चार मैक्सवेल्स इक्वेशंस है यहाँ पे लिखा हुआ। मैक्सवेल्स की ये ना इसकी इंटीग्रल फॉर्म है। चार मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये इंटीग्रल फॉर्म, फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन, सेकंड मैक्सवेल्स इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट।
मैक्सवेल्स इक्वेशंस दो फॉर्म में होती हैं, एक इंटीग्रल फॉर्म और दूसरी डिफरेंशियल फॉर्म। पहले इंटीग्रल फॉर्म देख लेते हैं। इंटीग्रल फॉर्म पहली इक्वेशन है जी, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अच्छा, ई डॉट डी ए, वाज़ेह है कि हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की पहले एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है और फिर लेंथ एलिमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है। मैंने लेंथ एलिमेंट वाली पहले जो है ना वो लिख ली, ये थर्ड इक्वेशन है। सो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन। दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन होगी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट टी ए इज इक्वल टू 0। ये दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन थी। पहली दो मैक्सवेल इक्वेशन में ना हमने डॉट प्रोडक्ट ली है एरिया के साथ। ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन। फिर जो थर्ड इक्वेशन है ना उसमें अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की पहली और तीसरी में इलेक्ट्रिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट है, पहले में एरिया के साथ और तीसरी में लेंथ एलिमेंट के साथ। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, हमने ना लास्ट लेक्चर में प्रूव भी किया था, माइनस ये द रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने रिलेशन जो है ना वो लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था, माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा पी। ये इक्वेशन जो है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ तीसरी थी ना। और फोर्थ इक्वेशन में है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई ई ओवर डेल्टा टी। थर्ड इक्वेशन में ना मैग्नेटिक फ्लक्स है और फोर्थ इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। पहली इक्वेशन में ई डॉट डी ए, दूसरी इक्वेशन में बी डॉट डी ए। पहली इक्वेशन है ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, दूसरी इक्वेशन है बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन में, पहली और थर्ड इक्वेशन में जो है ना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट है और दूसरी और फोर्थ में मैग्नेटिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट है एरिया और लेंथ एलिमेंट के साथ। थर्ड इक्वेशन है जी ई डॉट डी एस इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बी ओवर डेल्टा टी। फोर्थ इक्वेशन है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाइव ई ओवर डेल्टा टी। इंटीग्रल फॉर्म बस आपने ये फॉर्म देख लेनी है क्योंकि हमारा प्योर फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए शायद ये बातें जो है ना वो आपको मुश्किल लग रही हूँ, लेकिन फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये आम चीजें हैं क्योंकि उन्होंने ये चीजें काफी मरतबा डिस्कस कर चुके होते हैं। ये था मैक्सवेल्स के इक्वेशंस की इंटीग्रल फॉर्म। मैक्सवेल्स इक्वेशन की ना एक डिफरेंशियल फॉर्म भी होती है, वो भी देख लेते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म में हम ये बात करेंगे कि अब डेल्टा जो है ना इसमें एक नई चीज है, डेल ऑपरेटर। पहले उसका मुझे पता होना चाहिए, डेल ऑपरेटर। व्हाट इज डेल ऑपरेटर?
डेल ऑपरेटर होता है वो इस तरह से डेल्टा उल्टी फॉर्म में लिखा हुआ होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर जो है ना हमारे पास 3 डेरिवेटिव छुपे हुए हैं। इसको लिखा जाता है, पहली चीज है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी। जिस तरह से डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होता है ना डी बाय डी एक्स, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डेरिवेटिव। अगर सिर्फ एक एक्सिस के लॉन्ग डेरिवेटिव लेना हो तो फिर हम लोग जो है ये डेरिवेटिव जो है ना वो डी बाई डी एक्स एग्जैक्ट डेरिवेटिव यूज करते हैं। एक एक एक्सिस के लॉन्ग आप अलग-अलग से एक्स एक्सिस के लॉन्ग डेरिवेटिव ले सकते हो, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई के रिस्पेक्ट से डी बाई डी वाई, या जी एक्सिस के लिए बनिएगा डी बाई डी जी। ये तो अलग-अलग एक्सिस में है ना डेरिवेटिव, बट जो वेक्टर होता है क्या एक ही टाइम पे वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है और जी में भी हो सकता है। और अगर एक ही टाइम में तीनों एक्सिस के लॉन्ग चेंज हम लोग देखना चाहें तो फिर डी की बजाय ना पार्शियल हम लिख लेते हैं, डी को हम लोग पार्शियल से रिप्लेस कर देते हैं। सेम ही चीज है, मतलब जो है ना वो मैथमेटिक्स से आप करेंगे तो वो सेम ही होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ इतना सही है कि डी एग्जैक्ट डेरिवेटिव है और ये जो पार्शियल है ये डेरिवेटिव का कुछ एक खास हिस्सा है। अगर मैं एक ही टाइम पे एक चीज को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं बल्कि मुझे पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना वो लगाने पड़ेंगे। तो डेल्टा के अंदर छुपा हुआ है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और जी एक्सिस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेके हमने तीनों को ऐड कर देना है। एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होता है आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होगा जे यूनिट वेक्टर और जी एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होता है के यूनिट वेक्टर। तो ये डेल्टा ऑपरेटर के अंदर ये वाली चीज जो है ना वो छुपी हुई है कि इसका जिक्र आएगा डिफरेंशियल फॉर्म में, तो इसलिए मैंने कहा कि बता दो। शायद पार्शियल डेरिवेटिव आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे। चलें जी, डिफरेंशियल फॉर्म में मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है ना वो देखते हैं। फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन में आ जाएगा जिस तरह से कि इंटीग्रल फॉर्म में हम लोग ये देखें एरिया के साथ और लेंथ एलिमेंट के साथ हम लोगों ने ये चीज की है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे इन जो डिफरेंशियल फॉर्म है इसमें डेल्टा के साथ जो है ना वो आ जाएगी। पहली इक्वेशन है डेल डॉट ई, दूसरी इक्वेशन में लिखेंगे, अब इनकी राइट लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ राइट साइड लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में ना डेल डेल की हम लोग बी के साथ डॉट देगी। जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में डेल की ई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, डेल क्रॉस ई। और जो फोर्थ इक्वेशन होगी, फोर्थ इक्वेशन में हम लोग डेल की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। पहली दो इक्वेशन में डेल की ई और बी के साथ डॉट प्रोडक्ट है और फिर जो थर्ड और फोर्थ है उसमें डेल की ई और बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है। पहली चीज आ जाएगी डेल डॉट ई इज इक्वल टू डेल डॉट ई बन जाएगा मेरे पास रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। पहले क्यू और एप्सिलॉन नॉट था ना, यहाँ पे ये रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। डेल डॉट बी जीरो होगा, डेल क्रॉस ई जो है ना ये हमारे पास होता है माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल
टी मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। और जो फोर्थ इक्वेशन है वो इक्वेशन मेरे पास होगी म्यू नॉट जे करंट डेंसिटी है। ये जो रो फर्स्ट इक्वेशन में यूज किया गया है ना, ये चार्ज डेंसिटी है और जे करंट डेंसिटी है। ये चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। म्यू नॉट इंटू जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। ये मैक्सवेल्स इक्वेशन है हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म में, और इससे पहले मैक्सवेल्स इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी इंटीग्रल फॉर्म में। आप लोगों को जो फॉर्म कन्वीनियंट लगे आप उसी फॉर्म में वर्क जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोगों ने मैक्सवेल्स इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो है ना मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी है। देखिए इनके नाम वही है। मैक्सवेल की जो पहली इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन का नाम है गाउस लॉ। जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन का जो है ना वो नाम होगा गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरी इक्वेशन का नाम होता है गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इसके लिए ना दो सेकंड इक्वेशन के लिए ना हम लोग ये भी वर्ड यूज करते हैं, नो मोनोपोल एग्जिस्ट। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना उसका एक पोल नहीं होता, दो पोल ही होते हैं। तो इसलिए क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन है ना ये हमें बता रही है, फिजिक्स में इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। थर्ड इक्वेशन जो है ना वो फैराडे लॉ है, और फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल्स एम्पेयर्स लॉ। फैराडे लॉ और एम्पेयर्स लॉ, गाउस लॉ, फैराडे लॉ और एम्पेयर लॉ, तीन जो है ना वो लॉ है इनमें। अब सेकंड इक्वेशन का मैं बताने लगा था, सेकंड इक्वेशन की ना फिजिक्स में इंपॉर्टेंस ये होती है कि मैग्नेटिक फील्ड का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल का मतलब मैग्नेट, कहीं पे भी मैग्नेट पड़ा हुआ हो ना, तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल दोनों अलग अलग कर सके, नहीं। अगर आप लोग इसको तोड़ते हो ना सेंटर में, आपको लग रहा है कि सेंटर से तोड़ेंगे तो नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग हो जाएगा। तो जब सेंटर से तोड़ेंगे तो दो पीस बन जाएंगे, ये पीस अलग हो जाएगा छोटा पीस। लेकिन ये जो छोटा पीस बनेगा ना, ये अगेन आधा जो है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा और आधा साउथ बन जाएगा। जब इसको तोड़ेंगे, ये वाला जो पीस है तोड़ तो हमने लिया ना, इसके भी जब ये अलग से पीस बनेगा ना, अलग करेंगे तो अगेन इसका एक पीस जो है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक पीस साउथ पोल बन जाएगा। अब अगर दोबारा इनको तोड़ेंगे नॉर्थ और साउथ पोल को अलग करने के लिए, तो अगेन जो छोटे छोटे पीसेस बनेंगे ना, उस छोटे पीस के अंदर भी एक पार्ट नॉर्थ बन जाएगा, एक पार्ट साउथ। जितना मर्जी इनको छोटा करते चले जाओ, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अलहदा नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ना वो बनाया जा सके। तो उसके लिए फिजिक्स में वर्ड यूज होता है नो मोनोपोल एग्जिस्ट, और इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये सेकंड इक्वेशन है, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो कर लो, या ऊपर जो हमने इंटीग्रल फॉर्म थी उसमें इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो। मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं नो मोनोपोल एग्जिस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। मैग्नेट का कभी भी सिंगल पोल, आइसोलेटेड सिंगल पोल का मतलब सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ पोल जो है वो हम क्रिएट नहीं कर सकते। ये जब भी मैग्नेट जहां पे भी पड़ा होगा, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों जो है ना वो मौजूद होंगे। अलग अलग सिंगल नॉर्थ या सिंगल पोल मैग्नेट के लिए हम जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन चार्जेस की अगर बात की जाए तो चार्जेस के लिए अलग से नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है।